हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की सेशन में देखेंगे हम लोग बिहार पुलिस से संबंधित सामान्य ज्ञान जी के क्वेश्चन। ये जो सेशन होगा फ्रेंड्स हमारा प्रैक्टिस सेट 3 होगा, जो हमारा 30 क्वेश्चन का पर डे प्रैक्टिस सेट चलते हैं। साथ में फ्रेंड्स प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी कराए जाते हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट बनते हैं। इनके अलावा फ्रेंड्स आप अगर बिहार पुलिस के अलावा भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी हो, रेलवे NTPC हो, यूपी पुलिस हो, या फिर BPSC 4.0 की तैयारी करें, तो फ्रेंड्स ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होगा आपके जीके जीएस का क्वेश्चन होगा, जो आपके हर एक एग्जाम पे जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज का इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड आपके एग्जाम पे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, पानीपत का तीसरा युद्ध जो है ये किस वर्ष लड़ाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर कीजिएगा आपके प्रथम, यानी कि 1761 में। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा जाता है। वहीं अगर बात करें फ्रेंड्स पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था कब, तो आपके 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा जाता है आपके 1526 ईस्वी में लड़ा जाता है। और पानीपत का जो दूसरा युद्ध लड़ा जाता है ये कब लड़े जाते हैं, तो वो भी ध्यान रखिएगा आपके 1556 ईस्वी में आपके पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा जाता है। ये जो है फ्रेंड्स आपके वर्ष जरूर ध्यान रखिएगा, 1526 ईस्वी में आपके पानीपत का प्रथम युद्ध, 1556 में दूसरा युद्ध, और पानीपत का तीसरा युद्ध जो है आपके 1761 में लड़ा जाता है। तो इनके साथ में फ्रेंड्स ये भी कई बार एग्जाम पे पूछे जा चुके हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है किन के बीच लड़ा गया था। तो उसमें भी ध्यान रखिएगा आपके बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है। और पानीपत का जो दूसरा युद्ध लड़ा जाता है वो किसके बीच लड़ा जाता है, तो वो भी ध्यान रखिएगा आपके अकबर और हिमू के बीच लड़े जाते हैं। अकबर और हिमू के बीच जो है पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा जाता है। और जो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था ये किन के बीच लड़े जाते हैं, तो आपके मराठा के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़े जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच जो है पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनाई गई है। ये फतेहपुर सीकरी जो है फ्रेंड्स ये किस शासक द्वारा बनाई गई है, तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अकबर के द्वारा इसका जो है निर्माण किया जाता है। अकबर से रिलेटेड फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में क्वेश्चन से याद रखिएगा, अकबर का जो जन्म है, अकबर का जन्म जो है आपके कब हुआ था, तो आपके 15 अक्टूबर आपके 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पे कई बार पूछे जा चुके हैं कि अकबर का जन्म जो है आपके कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अकबर जी का जन्म होता है। और ये किस स्थान पर होते हैं, तो अ से अकबर होते हैं फ्रेंड्स, और अ से ही ध्यान रखिएगा आपके अमरकोट में। अमरकोट में जो है अमरकोट के किला पे जो है आपके अकबर का जन्म होता है। जो फ्रेंड्स आपके ये जो अभी है अमरकोट नामक जगह जो है आपके सिंध प्रांत में अवस्थित है। और ये सिंध प्रांत अभी कहाँ अवस्थित है, तो आपके पंजाब यानी कि पाकिस्तान के अंतर्गत आते हैं, यानी पाकिस्तान देश में जो है आपके सिंध है, और वहीं पर जो है आपके अकबर का जन्म हुआ था। और कब हुआ था, तो 1542 ईस्वी में जो है आपके अकबर का जन्म हुआ था। जो फ्रेंड्स ये अकबर जो था ये किसका पुत्र था, तो ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स आपके हुमायूं का पुत्र था। हुमायूं का जो पुत्र था वो अकबर था, और हुमायूं किसका पुत्र था, तो वो भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स आपके बाबर का पुत्र था आपके हुमायूं था। तो ये क्रम ध्यान रखिएगा, बाबर के बाद शासक बनते हैं हुमायूं, और हुमायूं के बाद जो शासक बनते हैं आपके अकबर बनते हैं, जिसने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे गहरा महासागर है। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे गहरा महासागर है, इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है आपके विश्व का सबसे गहरा महासागर माना जाता है। और साथ में फ्रेंड्स आपके सबसे बड़ा भी महासागर इसी को गिना जाता है। तो ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा महासागर और सबसे गहरा महासागर जो आपके प्रशांत महासागर है। और अगर सबसे गहरे बिंदु की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो भी आपके प्रशांत महासागर में ही अवस्थित है। और इनके सबसे गर्त बिंदु का नाम क्या है, तो ये भी ध्यान रखिएगा मरियाना गर्त। मरियाना गर्त जो है फ्रेंड्स ये सबसे गहरा बिंदु है जो प्रशांत महासागर के अंतर्गत आते हैं। और इनकी गहराई कितनी होती है फ्रेंड्स, इनकी जो गहराई होती है मीटर पे ध्यान रखिएगा 11,034, यानी कि 1134 मीटर जो है इसकी अधिकतम गहराई मापी गई है मीटर में। मीटर के संदर्भ में फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा चुके हैं, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। और हिंद महासागर की अगर बात करें तो हिंद महासागर का आकार ध्यान रखिएगा, हिंद महासागर का जो आकार है ये आपके त्रिभुज के आकार का है। और इन्हीं हिंद महासागर के आधार जो है, इन्हीं हिंद महासागर का नाम जो हुआ था आपके भारत देश के नाम पर ही इसका निर्धारण किया गया था, हिंद महासागर का नामकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा चौथा क्वेश्चन, भारत में लोकसभा के चुनाव कौन करवाता है। भारत में लोकसभा का जो चुनाव होते हैं ये किसके द्वारा कराया जाता है, तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, चुनाव आयोग के द्वारा इसका चुनाव कराया जाता है। और अगर बात करें फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में, भारत में चुनाव आयोग का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था, तो आपके 25 जनवरी को जो है आपके 1950 ईस्वी में
आपके चुनाव आयोग का गठन होता है। भारत में जो है आपके चुनाव आयोग का गठन कब होते हैं, तो आपके 25 जनवरी 1950 ईस्वी में इसका गठन होता है। और इन्हीं 25 जनवरी के दिन ही आपके भारत में, यानी पूरे भारतवर्ष में जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी पॉइंट्स जरूर ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपके 15 जनवरी को मनाया जाता है। और साथ में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आए हैं संघ लोक सेवा आयोग, जिसे फ्रेंड्स आपके यूपीएससी कहते हैं। यूपीएससी की अगर बात करें कि यूपीएससी का गठन कब हुआ था, तो ये भी ध्यान रखिएगा आपके 1 अक्टूबर को जो है आपके 1926 ईस्वी में, 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी में जो है आपके यूपीएससी का गठन होता है। और वर्तमान में फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रूप में ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जो लोकसभा आयोग के अध्यक्ष हैं, यानी संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो वो भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स आपके प्रीति सूदन जी जो है फ्रेंड्स आपके वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ध्यान रखिएगा प्रीति सूदन जो है ये किसके अध्यक्ष हैं, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ अवस्थित है, तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, दिल्ली में। भारत का जो राष्ट्रीय संग्रहालय अवस्थित है ये कहाँ अवस्थित है, तो करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, दिल्ली में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे छठा क्वेश्चन, मार्क्सवाद का मुख्य प्रवर्तक किसे माना जाता है? इसके आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, कार्ल मार्क्स को जो है आपके मार्क्सवाद का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। कार्ल मार्क्स से रिलेटेड फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। कार्ल मार्क्स जो थे ये आपके किस देश के निवासी थे, तो आपके आंसर हो जाएंगे आपके जर्मनी देश का था आपके कार्ल मार्क्स, जिसने फ्रेंड्स भारत में जो है कई सारे महत्वपूर्ण कार्य किए थे। इनके साथ में फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखिएगा आपके राइन नामक समाचार पत्र जो है इन्हीं के द्वारा आपके प्रकाशन किया जाता है। राइन नामक जो समाचार पत्र है इनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो आपके कार्ल मार्क्स जी के द्वारा प्रकाशन किया जाता है। इनके फ्रेंड्स आपके 2 पुस्तक की रचना है वो जरूर ध्यान रखिएगा। इसकी एक पुस्तक है रचना जो है यानी दास कैपिटल, ये एग्जाम पे कई बार पूछे जा चुके हैं। दास कैपिटल जो है ये किसकी रचना है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। दास कैपिटल ये आपके कार्ल मार्क्स जी की रचना है, जो इन्हीं के द्वारा इसकी रचना की जाती है। और अगर इनकी पूरा नाम की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो इनका पूरा नाम जरूर ध्यान रखिएगा, बस कुछ नहीं करना है, आपके हेनरी नाम शब्द आप पे जोड़ देना है। यानी अगर बोलिए कार्ल मार्क्स का पूरा नाम क्या है, तो आपके हेनरी कार्ल मार्क्स इसके पूरा नाम हो जाएंगे, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, मीना बकम्बम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है, तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में। मीना बकम्बम जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये किस राज्य में अवस्थित है, यानी किस क्षेत्र पर अवस्थित है, तो आपके चेन्नई में अवस्थित है। चेन्नई के अगर प्राचीन नाम की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा आपके चेन्नई का प्राचीन नाम हो जाएंगे आपके मद्रास हो जाएंगे। और इन्हीं मद्रास का जो स्थापना किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, तो आंसर कीजिए फ्रेंड्स आपके फ्रांसिस डे के द्वारा जो है आपके चेन्नई शहर यानी कि प्राचीन मद्रास की स्थापना जो की जाती है फ्रांसिस डे के द्वारा की जाती है। और साथ में फ्रेंड्स आपके एंड्रू इनके साथ में सहयोगी रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा एंड्रयू जो है इनके सहयोगी रहते हैं, यानी 2 व्यक्तियों के द्वारा मद्रास की स्थापना की जाती है। और यही मद्रास का आधुनिक नाम हो जाता है, यानी बाद में इसका नाम परिवर्तित करके चेन्नई कर दिया जाता है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 8वां क्वेश्चन, पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है, जो आपके बिहार राज्य की राजधानी है? तो ध्यान रखिए पटना जो है आपके गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। इनके फ्रेंड्स इनके अलावा जो है और भी कई सारे महत्वपूर्ण शहर है जो आपके गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। तो उनमें से एक ध्यान रखिएगा आपके हरिद्वार जो है फ्रेंड्स आपके गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। इनके अलावा जो फ्रेंड्स हाल ही में कुंभ मेले का आयोजन हुआ था आपके प्रयागराज, ये भी जो फ्रेंड्स आपके गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। तो ध्यान रखिएगा हरिद्वार हो जाएंगे, प्रयागराज हो जाएंगे, आपके किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो आपके गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बाबर जी के द्वारा। बाबर के द्वारा जो है आपके मुगल वंश की स्थापना की जाती है। और ये जो इसकी स्थापना की जाती है फ्रेंड्स कब की जाती है, तो बाबर जो पहला युद्ध लड़ा था पानीपत का पहला युद्ध, जस्ट मैंने पहले बताया अभी 1526 ईस्वी में पानीपत का जो पहला युद्ध बाबर और किन के बीच लड़े जाते हैं, तो आपके इब्राहिम लोदी के बीच लड़े जाते हैं। इस युद्ध में बाबर विजयी होते हैं और विजयी होने के बाद जो है भारत में मुगल वंश की स्थापना करते हैं। यानी आप एक तरह से कह सकते हैं भारत में मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी के बाद हुई है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। साथ में फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखिएगा मुगल वंश से संबंधित मुगल वंश का जो अंतिम शासक बनते हैं, मुगल वंश का अंतिम जो शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा आपके बहादुर शाह द्वितीय जो है आपके मुगल वंश का अंतिम शासक बनते हैं। बहादुर शाह द्वितीय जो है आपके मुगल वंश का अंतिम शासक बनते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम पे पूछे जा चुके हैं। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी प्रश्न की क्वालिटी कंटेंट और ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल हो रही है तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, कालाहारी रेगिस्तान किस देश में अवस्थित है? कालाहारी रेगिस्तान ये किस देश में अवस्थित है? इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर
डी हो जाएंगे दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका देश में जो है आपके कालाहारी रेगिस्तान अवस्थित है। और अगर बात करें फ्रेंड्स सऊदी अरब में, तो सऊदी अरब में ही सऊदी के नाम से ही यानी अरब रेगिस्तान जो है आपके सऊदी अरब देश में अवस्थित है। तो ध्यान रखिएगा, अरब रेगिस्तान की अगर बात करें, अरब रेगिस्तान किस देश में अवस्थित है, तो आपके सऊदी अरब में अवस्थित है। और भारत में तो एक सहारा मरुस्थल, सॉरी फ्रेंड्स, आपके थार मरुस्थल जो है आपके राजस्थान राज्य में, तो आपके भारत में अवस्थित है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में कौन से मरुस्थल है, तो आपके थार मरुस्थल जो है भारत के राजस्थान राज्य में अवस्थित है। और चिली से भी ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके अटकामा मरुस्थल, अटकामा मरुस्थल जो है आपके इस देश में अवस्थित है। तो आपके दक्षिण अमेरिका का देश आपके चिली है, वहीं पर जो है आपके अटकामा मरुस्थल अवस्थित है। और कालाहारी मरुस्थल हो जाएंगे आपके दक्षिण अफ्रीका देश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, कितने देश सार्क के सदस्य देश हैं? सार्क जो फ्रेंड्स दक्षिण एशियाई देशों का समूह है एक सार्क, इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 8 देश हैं। इसमें 8 देश जो है शामिल हैं। और कौन कौन से देश शामिल हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, क्रम से ध्यान रखिएगा। एक हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके पाकिस्तान, पाकिस्तान देश अवस्थित है, शामिल है इन्हीं 8 देशों में। दूसरा आपके अफगानिस्तान हो जाएंगे, तीसरा आपके अपना भारत हो जाएंगे, चौथा नेपाल हो जाएंगे, उसके बाद पाँचवां हो जाएंगे आपके भूटान हो जाएंगे, उसके बाद छठा जो होंगे आपके बांग्लादेश हो जाएंगे, और सातवां जो होंगे आपके फ्रेंड्स श्रीलंका हो जाएंगे, और आठवां जो होंगे फ्रेंड्स आपके मालदीव हो जाएंगे। तो ये 8 देश का क्रम जो है फ्रेंड्स जरूर ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान हो जाएंगे, अफगानिस्तान हो जाएंगे, भारत हो जाएंगे, नेपाल हो जाएंगे, भूटान हो जाएंगे, बांग्लादेश हो जाएंगे, श्रीलंका हो जाएंगे और मालदीव हो जाएंगे। ये जो 8 देश हैं आपके सार्क में शामिल सदस्य देश हैं। और अगर बात करें फ्रेंड्स की सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो वो भी जरूर ध्यान रखें फ्रेंड्स, आपके 8 दिसंबर 1985 में, 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में जो है आपके सार्क की स्थापना की जाती है। तो ये पॉइंट्स जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 12वां क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में अक्षरधाम मंदिर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पे 100% देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में आपके ये मंदिर अवस्थित है। तो गुजरात के किस स्थान पर अवस्थित है? तो गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर पे जो है आपके ये अक्षरधाम मंदिर अवस्थित है। इनके साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में जरूर ध्यान रखिएगा, इनका जो निर्माण किया गया था, किसके द्वारा निर्माण किया गया था? तो स्वामी महाराज के द्वारा, स्वामी महाराज के द्वारा जो है आपके अक्षरधाम मंदिर का निर्माण किया गया था। तो स्वामी महाराज जी के द्वारा जो है आपके इस मंदिर का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी की एक महत्वपूर्ण जनजाति है? धौलाधर श्रेणी की एक महत्वपूर्ण जनजाति कौन सी है? जिसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे गद्दी जनजाति। गद्दी जनजाति जो आपके धौलाधर श्रेणी में मुख्य रूप से पाई जाती है। इनकी अगर बात करें लेप्चा जनजाति, लेप्चा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है फ्रेंड्स? तो आपके ध्यान रखिएगा, सिक्किम राज्य में। लेप्चा जनजाति जो है आपके किस राज्य में पाए जाते हैं? तो आपके सिक्किम राज्य में पाए जाते हैं। वहीं अगर थारू जनजाति की अगर बात करें, थारू जनजाति किस जगह पे पाई जाती है? तो थारू जनजाति जो है फ्रेंड्स आपके भारत और नेपाल के जो तटीय क्षेत्र हैं, यानी कि तराई क्षेत्र हैं, भारत और नेपाल के बीच जो तराई क्षेत्र बनते हैं यूपी के इलाका को लेकर, बिहार के इलाका को लेकर, उनमें से जो है आपके थारू जनजाति पाई जाती है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 14वां क्वेश्चन, सहारा मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? सहारा मरुस्थल आपके कहाँ अवस्थित है? इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके सहारा मरुस्थल जो है आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अफ्रीका में अवस्थित है। उत्तरी अफ्रीका में अवस्थित है आपके कौन सा मरुस्थल? तो आपके सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल से रिलेटेड फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर ध्यान रखिएगा। आपके सहारा मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है, कितना क्षेत्रफल है, ये क्वेश्चन मैं फ्रेंड्स आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस तरह के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है आपके एग्जाम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फ्रेंड्स आप जरूर एक बार कवर कर लीजिएगा, या तो फिर हमारे सेशन के साथ बने रहिएगा, आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इस सेशन में देखने को मिलेंगे। इनमें से जो आपके उत्तरी अफ्रीका में अवस्थित सहारा मरुस्थल है, इनका क्षेत्रफल एक बार पूछ लिया गया था आपके किलोमीटर के संदर्भ में। तो ध्यान रखिएगा, आपके 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर जो है फ्रेंड्स आपके सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 9.2 वर्ग किलोमीटर जो है आपके सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल है, जो फ्रेंड्स आपके टोटल क्षेत्रफल यानी अफ्रीका महाद्वीप जो है, अफ्रीका महाद्वीप के कितने % भाग पर विस्तारित है? तो आपके 10% भाग पर विस्तारित है। जो आपके अफ्रीका महाद्वीप है उनके टोटल 10% भाग पर जो है आपके सहारा मरुस्थल का विस्तार है। तो ये तीनों पॉइंट्स जरूर ध्यान रखें फ्रेंड्स। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में अवस्थित है, इनका क्षेत्रफल हो जाएंगे 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर, और पूरे अफ्रीका महाद्वीप का कितना % भाग पे विस्तारित है? तो आपके 10% भाग पर इनका विस्तारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के समय भारत का शासक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पे 100% जरूर देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स आप हमारे जिन जिन क्वेश्चंस का राइट आंसर जानते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, और सेशन के एंड पे फ्रेंड्स आप हमारे इन 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के राइट आंसर कर पाते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स पर ये भी जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन से आपके
ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन किस वर्ष होते हैं, यानी किसके समय में होते हैं? तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जहांगीर के समय में होते हैं। और इन कंपनी का जो आगमन होते हैं फ्रेंड्स, किस वर्ष में इसका आगमन होते हैं भारत में? इसका जो आगमन होते हैं आपके 1608 ईस्वी में इसका आगमन होता है। हालांकि फ्रेंड्स आपके ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है आपके 1600 ईस्वी में हो चुकी थी, लेकिन भारत का इसका जो मुख्य रूप से आगमन होते हैं आपके जहांगीर के समय में होते हैं, आपके 1608 ईस्वी में इसका आगमन होते हैं। और किस स्थान पर आते हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा, आपके सूरत बंदरगाह पे जो है इसका आगमन होता है, किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 16वां क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है आपके विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, भारत की महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत की महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएंगे, राष्ट्रपति जी के द्वारा। राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है आपके महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। इनके अलावा फ्रेंड्स आपके राज्यपाल की भी नियुक्ति, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति, इन तीनों को जो नियुक्ति है आपके किसके द्वारा की जाती है? तो आपके राष्ट्रपति जी के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 18वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर ये किस राज्य में अवस्थित है? तो करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, असम राज्य में अवस्थित है। और ये कामाख्या मंदिर जो है फ्रेंड्स आपके किस पहाड़ी पर अवस्थित है? ये जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम पे पूछे जा चुके हैं ये सवाल आपके नीलाचल पहाड़ी पर जो है आपके ये कामाख्या मंदिर अवस्थित है। इनके अलावा फ्रेंड्स आपके कामाख्या मंदिर में काफ़ी प्रसिद्ध मेले का आयोजन होता है, जो आप जानते होंगे शायद, असम में जो अम्बुबाची मेला का जो आयोजन होते हैं असम पे, इन्हीं मंदिर पर जो है काफ़ी प्रसिद्ध मेला का आयोजन होता है। तो ये भी ध्यान रखिए, आपके अम्बुबाची मेला का आयोजन किस राज्य में होते हैं? तो आपके यानी असम राज्य में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा डैश, फ्रांस के पहले सम्राट कौन बने थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, इसी तरह के और इसी लेवल के एग्जाम पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर फ्रेंड्स हमारी ये सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर करते चलिएगा। और आप अगर हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्सेप्ट आप तक पहुँचते रहें। इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, नेपोलियन जो था ये आपके भारत यानी फ्रांस के पहले सम्राट बनते हैं। और इनके अगर कार्यकाल की अगर बात करें फ्रेंड्स, यानी किस शासनकाल के दौरान ये नेपाल के यानी फ्रांस के सम्राट बनते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, आपके 1804 से लेकर के 1814 ईस्वी तक जो है आपके ये फ्रांस के सम्राट बनते थे। ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, आपके कार्यकाल के संदर्भ में भी आपके एग्जाम पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक ईंधन है? तो प्राथमिक ईंधन उसे कहते हैं फ्रेंड्स जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं बिना किसी रूपांतरण के, उसे प्राथमिक ईंधन के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वैसे ईंधन जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं बिना किसी रूपांतरण के, वो आपके प्राथमिक ईंधन की श्रेणी में आते हैं। तो इनमें से कौन हो जाएंगे? आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इनमें से सभी, पेट्रोलियम हो जाएंगे, कोयला हो जाएंगे और चारकोल हो जाएंगे, सभी के सभी जो है फ्रेंड्स आपके प्राथमिक ईंधन के श्रेणी में रखे जाते हैं। राइट आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? निम्न में से कौन सही नहीं है? इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, हीराकुंड बांध मध्य प्रदेश में नहीं है। और बाकी जो सही है फ्रेंड्स आपके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में अवस्थित है, उसके बाद जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है, टिहरी बांध उत्तराखंड में अवस्थित है, और हीराकुंड बांध जो है फ्रेंड्स ये आपके हीराकुंड बांध जो है आपके ओडिशा राज्य में अवस्थित है। ओडिशा राज्य में अवस्थित है आपके हीराकुंड बांध। और ये ओडिशा में किस नदी पर अवस्थित है फ्रेंड्स? ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम पे पूछे जा चुके हैं ये सवाल कि आपके महानदी पर जो है आपके हीराकुंड बांध बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, हीराकुंड बांध जो आपके महानदी पर बना हुआ है आपके ओडिशा राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, सिखों के पवित्र ग्रंथ कौन सा है? सिखों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब जो है आपके सिखों का पवित्र ग्रंथ है। रामायण की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो रामायण की रचना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा। महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा जो है आपके रामायण की रचना की जाती है। और महाभारत की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो महर्षि वेदव्यास के द्वारा। वेदव्यास के द्वारा जो है आपके किसकी रचना की जाती है? तो महाभारत की रचना की जाती है। और बाइबिल क्या है फ्रेंड्स? तो आपके जो बाइबिल जो है ये आपके ईसाई धर्म से संबंधित एक प्रमुख ग्रंथ है। तो ध्यान रखिएगा, ईसाई धर्म से संबंधित प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो आपके बाइबिल है। और महाभारत और ये जो रामायण है ये जो आपके वाल्मीकि के द्वारा रचना की गई, और महाभारत की रचना वेदव्यास के द्वारा की गई है। और सिखों का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो आपके गुरु ग्रंथ साहिब है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, स्टैटिक जीके के रूप में इसी तरह के एग्जाम पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि भारत में सबसे बड़ा कौन हो गया, विश्व में सबसे छोटा कौन सा हो गया, विश्व में सबसे गहरा कौन हो गया, यानी जो सवाल आपके सबसे से जुड़ा हुआ था, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा, इस तरह का स्टैटिक जीके क्वेश्चन आपके एग्जाम पे 100% देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे जो बड़ा द्वीप है वो कौन सा है? तो आपके ग्रीनलैंड द्वीप।
ग्रीनलैंड द्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और ये जिनकी जो ये ग्रीनलैंड द्वीप है फ्रेंड्स, ये किसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा, आपके डेनमार्क के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। ग्रीनलैंड द्वीप किसके अंतर्गत आते हैं, तो डेनमार्क के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। और इनकी जो खोज की गई थी, ग्रीनलैंड की जो खोज की गई थी, ये किसके द्वारा की गई थी, तो आपके ये भी ध्यान रखिएगा, एरिक दे रेड के द्वारा की गई थी। एरिक द रेड जी के द्वारा जो है आपके ग्रीनलैंड महाद्वीप की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 24वां क्वेश्चन, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को डैश किस रूप में जाना जाता है। भारतीय संसद में जो फ्रेंड्स आपके ऊपरी सदन होते हैं, यानी ऊपरी सदन को किस रूप में जाना जाता है, तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे राज्यसभा। राज्यसभा को जो है आपके ऊपरी सदन के नाम से जाना जाता है, और जो लोकसभा होते हैं इसको जो है आपके निचला सदन के नाम से जाना जाता है। तो निचला सदन किसे कहते हैं, तो आपके लोकसभा को कहते हैं, और ऊपरी सदन राज्यसभा को कहते हैं। साथ में फ्रेंड्स आपके राज्यसभा के जो सदस्यों के कार्यकाल होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, आपके 6 वर्षों का इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है। और प्रत्येक जो है आपके 2 वर्षों में 1/3 सदस्य को जो है आपके सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं। और इसी वजह से जो है प्रत्येक 2 वर्षों के बाद जो है इनके सदस्यों का जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और लोकसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होते हैं, तो वो भी ध्यान रखिए, आपके लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होते हैं, तो आपके 5 साल के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, रामायण ग्रंथ किसने लिखा था। जस्ट पहले मैंने बताया फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में, तो ध्यान रखिएगा, रामायण ग्रंथ का जो है किसके द्वारा रचना किया जाता है, तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो है आपके रामायण की रचना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, निम्न में से किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम पे जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है, तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। इनके अलावा फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में ध्यान रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो ये सरदार की उपाधि दी जाती है, ये किसके द्वारा दी जाती है, तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान जो है वहाँ की महिलाओं के द्वारा जो है ये सरदार की उपाधि दी जाती है। साथ में फ्रेंड्स आपके ये भी ध्यान रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को जो गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है आपके गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। तो ये गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, तो आपके गांधी जी ने दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को आपके गुरुदेव की उपाधि किसके द्वारा दी जाती है, तो आपके गांधी जी के द्वारा दी जाती है। और गांधी जी के सामने जो ये महात्मा लगे हुए हैं, महात्मा शब्द की जो उपाधि दी गई है, ये किसके द्वारा दी जाती है, तो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दी जाती है। तो ये क्रम जरूर ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि टैगोर देते हैं, और टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि कौन देते हैं, तो आपके गांधी जी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को डैश के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, मेघना के नाम से जाना जाता है, हो जाएंगे आपके मेघना के नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। और इनकी जो संयुक्त धारा का मिलन होते हैं, ये किस देश में होते हैं, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, आपके बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जो है आपके इसका मिलन होता है, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मिलन होते हैं, संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाने जाते हैं, तो बांग्लादेश में इसे जाना जाता है। और अगर बात करें बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखिए, आपके बांग्लादेश में गंगा नदी को जो है आपके पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा, और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाने जाते हैं, तो भी जरूर ध्यान रखिए, आपके जमुना के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे कई बार पूछे जा चुके हैं कि भारत से गुजरने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो आपके जमुना के नाम से जाना जाता है। साथ में फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा, आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो यारलुंग तसंगपो के नाम से जो है आपके जाने जाते हैं। यारलुंग तसंगपो के नाम से जो है आपके ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्ला यानी कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, अटकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में अवस्थित है। अटकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में अवस्थित है, इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, दक्षिण अमेरिका के चिली देश में। दक्षिण अमेरिका के चिली देश में जो है फ्रेंड्स आपके अटकामा मरुस्थल अवस्थित है। अटकामा मरुस्थल से फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट फैक्ट से ध्यान रखिएगा, अटकामा मरुस्थल का जो औसत तापमान है ये कितना डिग्री है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, आपके 63 डिग्री फ़ारेनहाइट। अटकामा मरुस्थल का जो औसत टेम्परेचर ज्ञात किए गए हैं, आपके कितने ज्ञात किए, तो 300 यानी 63 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्ञात किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखिएगा, ये पृथ्वी का जो सबसे शुष्क मरुस्थल है, यही मरुस्थल है। पृथ्वी का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो आपके अटकामा मरुस्थल है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, पृथ्वी का सबसे शुष्क मरुस्थल, तो हो जाएंगे आपके अटकामा मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, दिल्ली की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी।
दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो था प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान से रिलेटेड फ्रेंड्स 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये दिल्ली की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। पहला सवाल तो ये आपके इनका कार्यकाल क्या था, यानी कब से कब तक शासन बनी रही थी? तो आपके 1236 से लेकर के आपके 1240 ईस्वी तक ये शासन बने हुए रहते हैं, यानी 4 वर्षों तक ये शासन करते हैं। और रजिया सुल्तान जो थी ये फ्रेंड्स ये किस वंश से संबंधित थी? तो ये भी ध्यान रखिएगा, आपके गुलाम वंश से संबंधित थी। रजिया सुल्तान जो शासक बनती है ये किस वंश में बनते हैं? तो आपके गुलाम वंश के शासक बनते हैं। और गुलाम वंश की जो स्थापना की जाती है किसके द्वारा की जाती है? तो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो है आपके गुलाम वंश की स्थापना की जाती है। और रजिया सुल्तान जो थे ये किसकी बेटी थी फ्रेंड्स? तो ये भी ध्यान रखिए, आपके इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। तो ये चारों पॉइंट्स जरूर ध्यान रखिए फ्रेंड्स, एग्जाम पे 100% आपके इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसी से रिलेट करके क्वेश्चंस आपके एग्जाम पे पूछे जाएंगे। या तो फ्रेंड्स आपके इसका शासनकाल पूछे जाएंगे, या फिर ये किसकी बेटी थी ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या फिर ये क्वेश्चंस आपके कई बार पूछे जा चुके हैं कि दिल्ली की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी? तो आंसर हो जाता है आपके गुलाम वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 30वां क्वेश्चन हो जाएंगे, वह हवा जिसमें पूरी क्षमता से नमी होता है, वह हवा जिसमें पूरी क्षमता से नमी होता है या फिर नमी को सोखता है, आप कह सकते हैं। तो आंसर हो जाएंगे आपके संतृप्त हवा जो है आपके आंसर हो जाएंगे, जिसमें संतृप्त हवा में जो है पूरी तरह से क्षमता को नमी को अवशोषित करने के गुण होते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन का सेशन यही से समाप्त हुआ। अगर फ्रेंड्स ये सेशन आपको पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल हुई है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो को आप तक पहुँचते रहें। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।